हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कौटिल एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और हम टॉपिक्स ले रहे हैं एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड। आज का जो लेक्चर है उसका लेक्चर कोड है KA250420 MP यूनिट 10, क्योंकि ये लेक्चर आपके प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस के यूनिट 10 से रिलेटेड है। लेक्चर का मीडियम होगा हिंदी और टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये यूज़फुल होगा एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम और दूसरे ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसके सिलेबस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये सिलेबस का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग क्या है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है ये एक संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि एक कानून के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। फिर दूसरा देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, कौन से कानून से स्थापना की गई है। तो ये कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, 1993 का कानून है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस कानून की धारा 3 में इसका गठन किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। मानव अधिकार किसे कहते हैं, आपको ये जानना और समझना चाहिए। तो ये जो शब्द आपके सामने है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार जो शब्द है इसमें कुछ काम की बातें आती हैं। वो क्या क्या हैं आप समझ लीजिए। तो पहली बात जो इसमें आती है वो है ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, गारंटीकृत हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, मतलब प्रत्येक मूल अधिकार एक मानव अधिकार है, आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात, वे अधिकार मानव अधिकार में आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा का मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लगातार अधिकारों की घोषणा की जाती रही है। तीसरे, वे अधिकार भी मानव अधिकार हैं जिसका संबंध व्यक्ति की गरिमा में जीवन और स्वतंत्रता पूर्ण जीवन से है। ऐसे अधिकार जो भारतीय न्यायालयों में लागू करवाए जा सकते हों मानव अधिकार कहलाते हैं। बात करते हैं आयोग की संरचना के बारे में। तो मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में आपको प्रावधान मिलता है इस अधिनियम के अध्याय 2 में। चैप्टर 2 है ह्यूमन राइट्स एक्ट का। इसके चैप्टर 2 में आपको धारा 3 मिलती है और धारा 3 में दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में। तो आयोग एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों से मिलकर बनता है, आपको जानना चाहिए। ये 12 सदस्य भी जो हैं इनमें से 7 सदस्य जो हैं ये पदेन होते हैं एक्स ऑफिशियो, और 5 की नियुक्ति की जाती है। ध्यान से समझिए, 12 में से 5 सदस्य जो हैं ये नियुक्त होंगे और 7 सदस्य जो हैं ये पदेन होंगे। पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो। तो ये जो पदेन होंगे ये कहीं और नियुक्त होंगे और सीधे ही यहाँ नियुक्त हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कौन कौन होते हैं, तो इनमें एक होता है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक होता है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, एक होता है अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, एक होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, एक होता है राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और एक होता है राष्ट्रीय दिव्यांग जनों के लिए जो आयोग है उसका मुख्य आयुक्त या अध्यक्ष, और एक होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ये 7 पदेन सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। 5 की नियुक्ति होती है। ये 5 की नियुक्ति कैसे होगी, कौन होंगे ये 5, तो आप जानें। इन 5 में से 2 व्यक्ति न्यायपालिका से आते हैं और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। रिपीट कर दूं, 2 आएंगे न्यायपालिका से। न्यायपालिका मतलब एक आएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश है या रहा है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। रिपीट कर दूं, एक सदस्य कौन होगा, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा है, और एक ऐसा होगा जो किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। जो 3 और हैं, ये 3 कौन होंगे, ये वो लोग होंगे जिनके पास मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। रिपीट कर दूं, जिनके पास मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।
और एक नई बात इसमें आपको जाननी चाहिए कि इसमें से एक महिला होगी, ये ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इनकी अर्हताएं क्या हैं। तो अर्हताएं मैंने आपको बता दी। 2 व्यक्ति आएंगे न्यायपालिका से, 3 आएंगे ऐसे व्यक्ति जो विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उसमें से एक महिला होगी। तो ये हो गए 12 लोग। अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष जान लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा है, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। नियुक्ति कैसे होगी? तो नियुक्ति के बारे में प्रावधान आपको मिलता है धारा 4 में। धारा 4 स्पष्ट करती है कि नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। ये जो नियुक्तियां होंगी ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी और नियुक्ति होगी नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, नोट कर लीजिए, किसकी सिफारिश पर? नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। यह अपॉइंटमेंट कमेटी या नियुक्ति समिति एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। याद कर लो मेरे साथ, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो, सीधे ही आ जाएंगे पद पर। सदस्य कौन होंगे? तो एक होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, एक होंगे भारत सरकार के गृह मंत्री, एक होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और एक होंगे राज्यसभा के उपसभापति। इतने लोग मिलकर नियुक्ति समिति बनाएंगे। ये नियुक्ति समिति राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करेगी और जब राष्ट्रपति के पास नामों की सिफारिश जाएगी, इनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। त्यागपत्र के बारे में आते हैं। तो त्यागपत्र जो है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही केंद्रीय सरकार को यानी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। स्पष्ट समझिए, त्यागपत्र किसे देंगे? अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। हटाने के बारे में प्रावधान क्या है? तो आप इसको बात को भी समझिए। जब कभी इनको हटाया जाना हो, धारा 5 ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटा सकेंगे। पद से हटाने के बारे में और प्रावधान भी हैं कि किन आधारों पर इनको पद से और हटाया जा सकता है। तो कुछ बातें आप नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि इससे इनमें से किसी को दिवालिया न्याय निर्णित घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया हो गया हो, तो पद पर रहने के दौरान कहीं और नौकरी में लगता है, सवैतनिक रोजगार में लगता है, तो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण काम करने के लिए योग्य नहीं रह जाता हो, तो विकृत चित्त या पागल घोषित कर दिया हो, तो या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता हो जो राष्ट्रपति की राय में अधमता वाला है, नैतिक पतन वाला है, तो इसको हटाया जा सकेगा। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। सीधे लिए चल रहा हूँ आयोग के कार्य में। तो आयोग के कार्य क्या हैं भैया? अध्याय 3 में धारा 12 है और अध्याय 3 अधिनियम का इसकी धारा 12 में प्रावधान है आयोग के कार्यों के बारे में। तो आप कुछ बातों को नोट कर लीजिए और अगर मेरी स्पीड से आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो पॉज करके लिखते जाइए। तो सबसे पहला तो आयोग का काम है मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। दूसरा, आयोग का काम है न्यायालय के सामने लंबित ऐसी किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों का कोई मामला शामिल था, अतिक्रमण हुआ था, उसमें हस्तक्षेप करना, लेकिन न्यायालय की अनुमति से। फिर आयोग का तीसरा जो कार्य है कि राज्य सरकार के नियंत्रण में कुछ संस्थाएं होती हैं जिसमें जेल है, अस्पताल है, स्कूल है, ऐसी संस्थाओं में निरीक्षण करना और वहाँ पर में मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में सिफारिशें करना। आयोग का जो अगला काम है वो संविधान का या अन्य कानूनों का अध्ययन करना और साथ ही उसके ठीक से लागू करवाने के लिए सिफारिशें करना कि लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण हो। आयोग का कार्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को पढ़े और उसके ठीक क्रियान्वयन के लिए कि मानव अधिकार देश में लागू हो सकें, सिफारिशें करे। आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और साथ ही उसका संवर्धन भी करेगा। आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मानव अधिकारों के संबंधित जानकारी का प्रसार करेगा। इसके लिए वो संचार माध्यमों का उपयोग करेगा, गोष्ठियों का उपयोग करेगा और भी जो उपाय हैं उन उपायों को आयोग अपनाएगा। फिर आपको जानना चाहिए मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आयोग ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करेगा, उनके प्रयासों को उत्साहित करेगा। आयोग और ऐसे कोई काम करेगा जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक मालूम पड़ते हैं आयोग को स्वयं। तो धारा 12 में आयोग के इतने सारे कार्य दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा
और अगर नहीं किया तो लिख लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। 2-4 बार सुन लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये लेक्चर आपके लिए ही है ताकि आप इसे कई बार सुनें और सुन करके याद कर लें। आयोग की शक्तियाँ अध्याय 3 के ही धारा 13 में हैं। तो आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, इन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, भैया जान लो। सिविल न्यायालय की शक्ति कहाँ से आती है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से आती है। 1908 का कानून है सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहाँ से निकल कर के ये आता है। क्या क्या शक्तियाँ इसमें होती हैं? तो आयोग जो है सिविल न्यायालय के रूप में काम करते समय साक्षियों को समन कर सकता है, उनको हाजिर करवा सकता है, उनकी परीक्षा कर सकता है, एग्जामिनेशन पूछताछ कर सकता है, शपथ और शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, दस्तावेजों को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसे साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए जिनको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, कमीशन जारी कर सकता है और भी अन्य शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जैसा आयोग को शक्तियां दी जाएं, जैसी विहित किए जाएं। तो आपने आयोग के बारे में मोटा मोटी सारी बातों को समझ लिया है और मैं सीधे 2-4 प्रश्नों पर आता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको बातें समझ में आ गई हैं। पहला प्रश्न देखिए, धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव हो? अगर मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आपको याद आ गया होगा। कितना? 1, 2, 3, 4 कितने सदस्य होंगे? तो आपको मैंने बताया था टोटल सदस्यों में से 5 सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उसमें से भी 3 ऐसे होंगे जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव हो, और आपको ये भी याद रखना चाहिए इन 3 में से एक महिला होगी। अगला प्रश्न देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? कितने सदस्य होंगे भैया कुल? तो कुल सदस्यों की संख्या 12 है, याद कर लो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, या ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। रिपीट कर देता हूँ ऑप्शन एक बार फिर से। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा है या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा है। तीसरा, जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर है। चौथा, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायमूर्ति है। तो इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर बी है, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या न्यायाधीश रहा है। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको अगर लेक्चर में मैंने नहीं बताया हो तो वापस बता दूं एक बार। हमारा जो आयोग है, एक अध्यक्ष, 12 सदस्य और एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर बनता है। अध्यक्ष कौन है मैंने बताया, 12 सदस्य कौन होंगे मैंने बताया, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है ये जान लें। ये जो है महासचिव होता है आयोग का, जनरल सेक्रेटरी, और ये केंद्रीय सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, आपको ये जानना चाहिए। तो एक आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर मैं आज, कि वर्तमान समय में आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है, आपको ये सर्च करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि समझ में आ जाए मुझे कि आपको लेक्चर ठीक ठीक समझ में आ गया है। अगर आपको ये लेक्चर और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके फेवरेट चैनल पर। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।